नमस्कार। अपने इस सीरीज में बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक द डच, द फ्रेंच और उनका भारत में आगमन से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उनका यूटिलिटी देखेंगे विद द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पुर्तगीज़ कैसे आए, उनका इम्पैक्ट, उनका यहाँ पर शासन करना, इन सब के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे डच के बारे में। तो दोस्तों, जो पहला कोई फर्स्ट डचमैन जो आ करके सुमात्रा पहुंचा या इंडियन ओशियन रीजन में पहुंचा, वो था कॉर्नवालिस डी हाउटमैन। और वो पहुंचा कब? 1596 में। फिर आता है द डच। जो द डच हैं वो लोग, द डच, एक पॉइंट यहाँ पर बता दें दोस्तों, ये द मीन्स जब किसी लैंग्वेज के पीछे लग जाता है तो वहाँ की एक कम्युनिटी को डिनोट करता है। जैसे द हिंदी मतलब एक जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है, इस प्रकार का। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज, तो द डच मीन्स होता है डच लोग। तो डच ने अपनी पहली फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश की वो की थी मछलीपट्टनम में, और मछलीपट्टनम अभी प्रेजेंट टाइम में आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, और ये इस्टेब्लिश की गई थी 1605 एडी में। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये डच लोग नागापट्टनम को कैप्चर कर लेते हैं, और नागापट्टनम पहले कंट्रोल में होता है पुर्तगीज़ के। और ये डच क्या करते हैं, नागापट्टनम को अपना एक स्ट्रेटेजिक बेस बनाते हैं इन साउथ इंडिया। इसके अतिरिक्त जो डच होते हैं, डच की फैक्ट्रीज आप गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में भी देखने को मिलता है। और 1609 में डच ने अपनी फैक्ट्री पुलिकट में खोला था, जो कि नॉर्थ ऑफ मद्रास में सिचुएटेड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विद रिस्पेक्ट टू डच। इसके अतिरिक्त दोस्तों, डचों की जो फैक्ट्रीज हमें देखने को मिलती है वो मद्रास, सूरत, कराईकल, चिंसूरा, काशिम बाजार, बालासोर, पटना और कोच्चिन में देखने को मिलती है दोस्तों। तो इसमें जो कंपनीज का डेट दिया हुआ है उसको आप याद रख सकते हैं। इससे क्या होगा, कई बार अगर जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ देगा क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग पीवाईक्यू में डिस्कशन में देखे हैं, तो ये हेल्पफुल हो सकता है एलिमिनेशन में। फिर आप देखते हैं दोस्तों, क्या होता है कि एक सिंपल सा रूल है कि अगर जो कोई एक रिसोर्स एक ही है, कंपीट करने वाले दो लोग हैं, तो क्या होगा, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना है मीन्स वहाँ पर वार होगा भाई, लड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। तो जब डच आते हैं पुर्तगीज़ के बाद, तो इनमें क्या होने लगता है, डच और पुर्तगीज़ में तो होता ही है, बाकी इंग्लिश के साथ भी होता है। और जो मेनली हमें डच और इंग्लिश कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है 1623 में। जब क्या होता है कि डचों में से जो कमांडर होता है उसने 9 इंग्लिश मैन और 9 जापानीज़ को मार देता है। इससे क्या होता है, जो इनिमिटी होती है डच और इंग्लिश के बीच, ये अपने पीक पे पहुंच जाती है। लेकिन बाद में दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और इस मामले को सुलह कराया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डच जो है इंडिया से जो इंपोर्ट करते थे कमोडिटीज़, उसमें सिल्क था। जो यहाँ से ले जाते थे उसमें सिल्क, कॉटन, इंडिगो और ओपियम था। तो ये इनका नाम आप याद रखिए, हो सकता है कि स्टेटमेंट में दे एग्जाम में। फिर डच के बाद दोस्तों फ्रेंच आते हैं, डच के बाद इंग्लिश आते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश जो है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट जो है 600 में हुई थी, 1600 में। और ये कैसे हुई, तो दोस्तों जैसे जैसे पुर्तगीज़ अच्छा कमाई करते गए, उनको प्रॉफिट मिलता गया, तो वो नॉलेज, ये बात फैल करके इंग्लैंड पहुंची और कई जगह सुर्खियाँ बनाने लगी। तो उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटेन में या जो इंग्लिश लोग थे, इंग्लिश बिजनेसमैन थे, उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम यहाँ व्यापार करेंगे। तो उन्होंने जो क्वीन है, क्वीन से चार्टर लिया। और चार्टर का मतलब ये चार्टर लिया कि हम 20 साल तक जो ईस्ट है, ईस्ट मीन्स पूरा जो है आपका ईस्टर्न पार्ट, जैसे आपका जिसमें आप कह सकते हैं ईस्ट इंडीज़ जितने भी हैं, उसमें ट्रेड करने का जो मोनोपोली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया दोस्तों। लेकिन जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है तो बहुत सारे स्ट्रगल फेस करती है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले सूरत में फैक्ट्री लगाने का परमिशन नहीं मिलता है, और कई स्ट्रगल फेस करती है। तो इसको प्रमोट करने के लिए कैप्टन हॉकिंस को भेजते हैं ब्रिटेन के राजा, और कैप्टन हॉकिंस इंडिया में आता है 1609 में, बट वो सक्सेसफुल नहीं होता है। फिर भी जो है वो आगरा में रहता है, और आगरा को
1911 में छोड़ के जाता है। फिर कैप्टन हॉकिंस के बाद आते हैं थॉमस बीस्ट। थॉमस बीस्ट एक ऐसा कमांडर था जिसने क्या किया कि पुर्तगीज़ नेवी को हराया। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि पुर्तगीज़ों को हराना नेवी में। इससे क्या हुआ कि ये पॉजिटिव इंप्रेशन डाला जहांगीर पे, और जहांगीर पे पॉजिटिव इंप्रेशन डालने की वजह से क्या हुआ कि थॉमस बीस्ट को परमिशन मिल गई कि वो लोग सूरत में फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पर्सनल लर्निंग इंडिविजुअल सीखें। इंडिविजुअल लर्निंग ये है कि हम अपने कैपेसिटी या अपनी क्षमता को दिखाएंगे तभी हम पे कोई बाजी लगाएगा। बेसिक लर्निंग जो हमें अपने लाइफ से में यूज कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर दोस्तों क्या होता है कि बंगाल में शाह सुजा होता है। शाह सुजा सूबेदार होता है मुगल गवर्नमेंट का। तो शाह सुजा क्या करता है, इंग्लिश कंपनी का यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वो दे देता है, जैसे कह सकते हैं आप एक्सेप्शन दे देता है कि भाई तुम 3,000 दो हमें, और 3,000 के बदले तुम कोई भी टैक्स मत दो, और फ्री है टैक्स करना। तो ये जो प्रोविज़न दिया शाह सुजा ने दिया, और वो बंगाल का सूबेदार था। ये दिया था 1605 में। फिर विलियम हेज आते हैं दोस्तों। विलियम हेज जो है फर्स्ट एजेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो शाइस्ता खान मुगल गवर्नर अब बंगाल के पास गया। और क्या होता है दोस्तों कि आगे देखते हैं हम लोग कि 1648 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि जमींदारी ऑफ सुल्तानुती, गोविंदपुर और कलिकता, इन तीनों जगहों की ले लेती है। कितने में लेती है? 1200 रुपये में। और 1200 रुपये में ले करके यहाँ पर एक फोर्ट बनाती है, फोर्टिफाइड करती है, पूरा इलाका बसाती है। तो ये हमें यहाँ से पॉइंट मिलती है कि वहाँ पर जो फैक्ट्री बनाई गई है, वास्तव में जो चीज़ें बसाई गई है, ये 3 गांव से मिलकर बनी है। और ये कई बार आप देखेंगे स्टेट पीसीएस में पूछे गया क्वेश्चन है इस टॉपिक से लेकर, क्योंकि ये फैक्चुअल है। फिर अब हम मेन स्पेसिफिक पॉइंट से देख लें कि अंग्रेजों के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्पेशली बात करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अगर जो कोई मैग्ना कार्टा है, तो मैग्ना कार्टा है फारुखशियर का फरमान। तो आपके मन में आना चाहिए कि ऐसा क्या है कि ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसमें ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से फारुखशियर के फरमान को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहला पॉइंट कि फारुखशियर के फरमान में कहा गया कि 3,000 रुपये ये कंपनी देगी व्यापार करने के लिए इन बंगाल। पहला पॉइंट। दूसरा, इस में कहा गया कि कंपनी जो है दस्तक इशू कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो गुड्स वो लोग करते हैं। दस्तक आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि दस्तक क्या था। तो दस्तक एक प्रकार का जैसे होता है लाइसेंस, कह सकते हैं कि एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। तो 100 लोग मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कोई गुड्स को यहाँ से यहाँ तक लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बीच में चेकअप लगाने के लिए जो है, चेकअप के लिए कई ऑफिशियल्स हैं। तो इन ऑफिसर्स जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, इनके पास एक दस्तक या कागज़ होगा जो दिखाएंगे यहाँ पर कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी का है का सामान लेके जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो ऑफिशियल है इन्हें जाने देगा विदाउट टैक्स। तो ये प्रोविज़न भी इसी में था। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है ये कि कंपनी ने हैदराबाद को जो है, जो पहले उसके प्रिविलेजेस थे, वो ड्यूटी फ्री जो थे उसको रहने दिया, लेकिन रेंट लगाया गया। किसके लिए रेंट लगाया गया? आपके मद्रास के लिए। किसमें? फारुखशियर के फरमान में। और सूरत को भी 10,000 रुपये पर उसे टैक्स फ्री कर दिया गया कि एनुअली 10,000 रुपये देना पड़ेगा और ये टैक्स फ्री है। अब आता है दोस्तों फ्रेंच के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि फ्रेंच जो है इंडिया में आने वाला लास्ट फॉरेन कंपनी थी, और इनका पर्पज़ भी ट्रेड ही करना था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होता है कि शेर खान लोदी जो गवर्नर होता है वलीकोंडापुरम का, वो क्या करता है, ग्रांट करता है फ्रांसिस मार्टिन को, और द डायरेक्टर ऑफ द मछलीपट्टनम फैक्ट्री असाइड फॉर सेटलमेंट। मतलब शेर खान लोदी जो है गवर्नर ऑफ वलीकोंडपुरम, ये फ्रांसिस्को मार्टिन को लैंड देता है फैक्ट्री बसाने के लिए मछलीपट्टनम में। और मछलीपट्टनम ही वह जगह है दोस्तों जहाँ पर डचों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी। और इसी से सेम ही ईयर में क्या होता है, फ्रांसिस्को मार्टिन को रिप्लेस कर दिया जाता है करोन के नाम से, मतलब कैरोन नाम का दूसरा गवर्नर उसे रिप्लेस करता है इसी साल।
और इसके अतिरिक्त दोस्तों जो हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने वाली है कि जो अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्रीज थी वो माहे में देखने को मिलती है, कराईकल में देखने को मिलती है, बालासोर में देखने को मिलती है, कासिम बाजार में देखने को मिलती है। फिर दोस्तों जो द फ्रेंच पोजीशन इन इंडिया वाज बैडली अफेक्टेड विद द आउटब्रेक ऑफ डच एंड फ्रेंच। द डच कैप्चर्ड पांडुचेरी इन 1693 although the treaty of Ryswick concluded in September 1697 and पांडुचेरी was restored to the French। मतलब जो फ्रेंच की पोजीशन है इंडिया में बैडली इफेक्ट हुआ इसलिए क्योंकि इनकी राइवलरी थी, तो राइवलरी होना मतलब कॉमन बात थी, और कॉमन इसलिए है क्योंकि जब बेनिफिट के लिए लड़ेंगे और इंटरेस्ट सेम ही होगा तो इंटरेस्ट अलग अलग होगा तो डिफरेंस आना जरूरी है, डिफरेंस आएगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आप कर्नाटिक वार के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट कर्नाटिक वार आपका हुआ था 1740 में, ये चला था 1740 से लेकर के 48 में। और फर्स्ट कर्नाटिक वार का जो रीजन था, मेन रीजन, वो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन था। अब आपके मन में आना चाहिए कि ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन क्या है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि ऑस्ट्रिया जो है एक देश है, ऑस्ट्रिया क्या है, एक देश है यूरोप में। अब इसमें जो है राजा मर जाता है, अब यहाँ पर गद्दी पर बैठाने की बात होती है, तो इसमें दो इंडिविजुअल गद्दी पर बैठने की बात करते हैं, और एक को सपोर्ट करता है इंग्लैंड और एक को सपोर्ट करता है फ्रांस। तो इन दोनों में जो आपस में लड़ाई थी, यहाँ की दुश्मनी देखने को मिलती है इंडिया में, तो इसको इसी की वजह से फर्स्ट कर्नाटिक वार होता है। और फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है इंड होती है ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। अब ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल में क्या होता है कि दोस्तों जैसा आप लोगों को पता है कि ये कॉलोनियल पीरियड है, तो कॉलोनियल पीरियड में क्या है कि फ्रांस का कंट्रोल होता है कनाडा के कुछ पार्ट पे, तो कनाडा का कुछ पार्ट एक लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग को अंग्रेज हथिया लेते हैं। अब लग्जमबर्ग को हथिया लेते हैं और इंडिया में क्या करते हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वार में जो फ्रेंच आर्मी है वो आपका मद्रास कैप्चर कर लेती है, मद्रास को कैप्चर कर लेती है। अब ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल में क्या होता है कि इसी की वजह इसको जो मद्रास को फ्रेंच ने इंडिया में जीता था ये रिटर्न कर देते हैं अंग्रेजों को, और लग्जमबर्ग रिटर्न कर दिया जाता है फ्रेंच को कनाडा में। तो ये इस ट्रीटी का कंक्लूजन था, ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। और इसी फर्स्ट कर्नाटिक वार के दौरान एक जो महत्वपूर्ण इवेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, वो होता है बैटल ऑफ सेंट थॉम। बैटल ऑफ सेंट थॉम जो है अडियार रिवर के किनारे हुआ था दोस्तों, और इसमें जो आर्मी फाइट करती है अनुरुद्दीन की आर्मी और फ्रेंच आर्मी। और इसमें क्या होता है दोस्तों, 1000 की आर्मी होती है फ्रेंच और 10,000 की होती है आर्मी अनुरुद्दीन की, लेकिन अनुरुद्दीन की आर्मी हार जाती है। तो इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि अनुरुद्दीन जो है मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना शुरू कर देता है, मॉडर्नाइजेशन को, स्पेशली इन आर्मी। तो ये संबंधित है फर्स्ट कर्नाटिक वार से। अब आपका आता है दोस्तों सेकंड कर्नाटिक वार। सेकंड कर्नाटिक वार में आप देखेंगे कि सेकंड कर्नाटिक वार आपका स्टार्ट होता है 1749 से 54 का। तो सेकंड कर्नाटिक वार का जो मेन रीजन था दोस्तों, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। पॉलिटिकल वैक्यूम कैसे क्रिएट हो गया आपके मन में होना चाहिए, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हैदराबाद का निजाम मर जाता है तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, और इस वैक्यूम की वजह से क्या होता है कि इंटरफेरेंस स्टार्ट होता है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इंडिया है, इंडिया में हैदराबाद और ये है कर्नाटिक रीजन आपका दोस्तों, कर्नाटिक। हैदराबाद में कौन होता है, निजामुल मुल्क। अब जब हैदराबाद में मर जाता है निजाम, तो निजाम की मरने की वजह से क्या होता है कि यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि मुजफ्फर जंग एक तरफ होता है, एक सफदर जंग होता है। तो मुजफ्फर जंग जो है और सफदर जंग, मुजफ्फर जंग सफदर जंग दोनों बाप बेटे होते हैं, लेकिन जो मुजफ्फर जंग होता है, मुजफ्फर जंग को जो निजामुल मुल्क है वो बनाना चाहता था, जो कि उसका नाना लगता था। और क्यों बनाना चाहता था, क्योंकि इसके नेचर अच्छे थे, जबकि सफदर जंग को नहीं बनाना चाहता था। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होती है, और सेम कॉन्फ्लिक्ट कर्नाटिक रीजन में देखने को मिलता है। तो ये जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है ये चांस दे देता है फॉरेन कंपनीज को इंटरवीन करने के लिए। तो जो फॉरेन कंपनीज हैं गुटबाजी शुरू कर देती हैं। तो गुटबाजी में देखने को मिलता है कि एक गुट बनता है चादा साहेब का,
मुजफ्फर जंग का और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक बनता है अनवरुद्दीन का, नासिर जंग का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इन दोनों को लेकर आपस में कन्फ्लिक्ट शुरू होता है और यही मेन कारण है कि सेकंड कर्नाटिक वार होता है। अब आता है दोस्तों आपका थर्ड कर्नाटिक वार। तो थर्ड कर्नाटिक वार आपका स्टार्ट हुआ है दोस्तों 1758 से लेकर 63 तक। तो सेकंड कर्नाटिक वार का जो मेन रीजन था 7 ईयर्स वार स्टार्ट हुआ था यूरोप में, वो भी ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की रिकवरी को लेकर था। मतलब ऑस्ट्रिया में एक रीजन है सेलिसिया, उसको रिकवरी को लेकर था। और इसमें क्या होता है, काउंट डी लिली जो है फ्रेंच गवर्नर था, उसको बंदी बना लिया जाता है। और इसके बाद क्या देखने को मिलता है कि जो है धीरे धीरे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है और कमज़ोर पड़ते पड़ते यहाँ से धीरे धीरे वो लोग बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लास्ट वार होता है, जो एकदम पूरी तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को तोड़ देता है, वो होता है आपका बैटल ऑफ वांडीवास, जो कि होता है 1760 में। इसमें क्या होता है, बुरी तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हारती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके मन में ये आना चाहिए पहला नंबर कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती क्यों। पहला पॉइंट तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, इसको समझते हैं अच्छे से। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए जीतती है दोस्तों क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले बैटल ऑफ प्लासी में जीत चुकी होती है, बैटल ऑफ बक्सर में जीत चुकी होती है। अब बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर में जीतने की वजह से क्या मिलता है, दीवानी राइट। अब दीवानी राइट उनको मिल गई तो उनके पास क्या होगा, रेवेन्यू मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मीन्स फ्रीडम टू मेक डिसीजन। और जब फ्रीडम होगा डिसीजन लेने की बिना फाइनेंशियल कास्टिंग से, तो आप क्या करेंगे, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे। एक मिनट, हाँ, तो फाइनेंशियल कांस्टेंट जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और फाइनेंशियल कांस्टेंट ख़त्म होने की वजह से क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इजीली डिसीजन ले पाती है, उनके पास अच्छे एमुनेशन होते हैं, अच्छे आर्मी होती है, तो इस वजह से वो लोग सक्सीड कर जाते हैं। तो एक ये कारण है। तो ऐसा PYQ में UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जीतना बैटल ऑफ प्लासी में कैसे डायमेंशन को चेंज करता है या पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज करता है। तो इस प्रकार ये चेंज करता है। फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।